प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने से पूर्व हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आधुनिक काल में भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन हुआ। ये हमने भारतीय इतिहास में प्रारंभ से ही देखा कि भारत में समय समय पर विदेशी यात्री यात्रा करने के उद्देश्य से, भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से या धर्म तीर्थ यात्रा इनसे संबंधित कार्यों के लिए भारत आए। प्राचीन काल से ही हमने देखा कि भारत में यूनानी आए, चीनी आए, तिब्बती आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल, मुगल आए। और आधुनिक भारत की यदि हम बात करें तो भारत में यूरोपियनों का आगमन हुआ 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के आने के पश्चात। हमने विश्व इतिहास जब पढ़ा तो इसमें हमने चर्चा करी थी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो मध्य एशिया से व्यापार करने का मार्ग अब यूरोप वासियों के लिए बंद हो गया। ऐसे में यूरोप वासियों को नए नए मार्गों की खोज करने का कार्य करना पड़ा, जिसमें स्पेन और पुर्तगाली उनके पूर्वगामी रहे। इसमें सर्वप्रथम हम देखें तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कालीकट में राजा जमूरीन के समय जो गुजराती पथ प्रदर्शक है अब्दुल मजीद, इसकी सहायता से ये केप ऑफ गुड होप अर्थात उत्माशा अंतरिप के चारों ओर चक्कर काटता हुआ ये भारत पहुंचा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने यूरोप वासियों का पथ प्रदर्शन किया। भारत में सर्वप्रथम जो विदेशी आए आधुनिक काल में, इनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क के निवासी और फ्रांसीसी थे। इन्होंने भारत में व्यापारिक कार्यों से यात्राएं की, भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। यहाँ के स्थानीय शासकों से उन्होंने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और यहाँ से अतुल जो यहाँ का स्थानीय सामान था ये ले जाकर वहाँ पर असंख्य मात्रा में धनराशि इन्होंने प्राप्त की, जो कि वास्को डी गामा के लिए कहा जाता है कि इसने अपनी यात्रा खर्च से भी जस्ट डबल मुनाफा कमाया था। काली मिर्च जब ये भारत से लेकर पुर्तगाल गया तो यहाँ के गरम मसालों से उसे जो मुनाफा हुआ उससे प्रेरित होकर अन्य राष्ट्रों ने भी भारत की ओर रुख किया। इसमें हम देखेंगे वास्को डी गामा के पश्चात जो पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज भारत में आया, उसने आने वाले अन्य यात्रियों का भी मार्ग प्रशस्त किया। हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। पुर्तगाली यात्रियों ने पुर्तगाली जो वाइसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, इनके नेतृत्व में व्यापारिक सुविधाएं तो प्राप्त की ही, साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपना पुर्तगाली साम्राज्य भी स्थापित करने का प्रयास किया। पुर्तगाली पहले विदेशी थे, यूरोपीय थे, जिन्होंने भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, सर्वप्रथम भारत में आए थे और लगभग 1961 ईस्वी तक सबसे बाद तक ये भारत में बने रहे थे। इसी सिलसिले में हम देखें तो 17वीं सदी में गोवा, दमन द्वीप इन स्थानों पर उन्होंने अपना जब व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी तो धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत में इन्होंने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। परंतु भारत से भी बाहर इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार विस्तृत किया। इनका मुख्य व्यापार जो भारतीयों के साथ होता था ये मसालों का व्यापार होता था, जो भारत के मालाबार और कोंकण तट से किया जाता था। पुर्तगालियों से भारतीयों को जो ज्ञान हुआ, आप जो आलू खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, मूंगफली,
इन सभी का ज्ञान हमें पुर्तगालियों से हुआ। इसी तरह पुर्तगालियों से हमें जहाज निर्माण की, प्रिंटिंग प्रेस की, इनकी जानकारी भी मिली। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो दूसरे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आए ये थे डच। 1600 ईस्वी में हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को, विदेशी जो थे ब्रिटिश व्यापारी, उनको भारत भेजा था। परंतु 1602 में यदि हम बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और ये भारत में व्यापार करने के सिलसिले में आई थी। ये मसालों के स्थान पर सूती वस्त्रों का व्यापार करती थी। इनका मुख्य उद्देश्य जो था ये दक्षिण पूर्व एशिया में मसाला व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। डचों ने सर्वप्रथम भारत में मूसलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला। इसके अलावा हम देखें तो पुलिकट, चिंसुरा, कोचीन, कासिम बाजार, बालासोर, नेगापट्टनम, इन स्थानों पर भी डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इसी तरह हम देखें तो चूंकि भारत में जब पुर्तगाली आ गए, डच आ गए और अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापारिक सुविधाएं स्थापित कर ली, तो भारत में इन विदेशों के मध्य भी भारत के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ सी लग गई। ऐसे में हम देखते हैं कि डचों का 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा युद्ध हुआ, जिसमें वो अंग्रेजों से पराजित हुए और भारत में उनका व्यापारिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत में आए थे, इसमें सर्वप्रथम भारत में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसे आगरा में बसने के साथ साथ 400 की मनसबदारी दी और इसे खान की उपाधि प्रदान की। कैप्टन हॉकिंस के बाद जो भारत में अंग्रेज आया, इसमें हम नाम ले सकते हैं सर थॉमस रो का, और इसने भी भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसी तरह हम देखिए अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत के व्यापार पर, यहाँ के वाणिज्य पर, उद्योग धंधों पर अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित किया। फर्रुखसियर के समय जो मुगल सम्राट था, यदि हम बात करें तो 1717 ईस्वी में इन्होंने दस्तक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। ये दस्तक क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। इसी तरह हम देखें तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने भारत में, संपूर्ण भारत में, जिसमें हम नाम ले सकते हैं मद्रास का, बम्बई का, कोलकाता का, यहाँ पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी और इन व्यापारिक कोठियों के माध्यम से भारत से इन्होंने अपना व्यापारिक आयात निर्यात करना शुरू किया। चौथे नंबर पर जिन्हें हम शामिल करेंगे यूरोपियनों को, और उसमें हम नाम लेंगे फ्रांसीसियों का। फ्रांस शासक लुई चौदहवें के समय 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, कंपनी द इंड ओरिएंटल, और भारत में फ्रांसीसी कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया और इसमें सफलता प्राप्त की थी कॉलबर्ट ने। 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हुई। भारत में व्यापारिक एवं राजनीतिक एकाधिकार को लेकर फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष चला और इस संघर्ष को हम 3 रूपों में ले सकते हैं। ये संघर्ष हुआ 3 कर्नाटक युद्ध के माध्यम से, जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगे। आर्थिक और व्यापारिक सुविधाओं के स्थान पर ये भारत के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, तो दोनों का एकाधिकार कैसे स्थापित हो, तो दोनों में विवाद होना आवश्यक था। ऐसे में हम देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ब्रिटेन और फ्रांस में लगातार उपनिवेश स्थापित करने को लेकर, साम्राज्यवादी होड़ को लेकर आपस में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। भारत में दोनों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के मध्य, दूसरा 1749 से 54 ईस्वी के मध्य और तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1756 से 63 ईस्वी के मध्य, जब सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था। तब भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। इन कर्नाटक युद्धों में हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने लगातार सफलताएं प्राप्त की है।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ली जब पराजित हो गया तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने परिस्थितियों को अपने पक्ष में करके इन कर्नाटक युद्धों में सफलताएं प्राप्त की है और इंग्लैंड का अंग्रेजों का भारत में व्यापारिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होता है। इस तरह से हम देखें कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों की पराजय के साथ ही भारत में उनका व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त होता है और भारत में अंग्रेजों ने व्यापारिक और वाणिज्यिक सुविधाएं प्राप्त करके यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस तरह से हम देखेंगे कि आधुनिक काल में भारत में जो यूरोपीय भारत में आए, वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, इसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करके, व्यापारिक केंद्र स्थापित करके, यहाँ के स्थानीय शासकों से सुविधाएं प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और इसमें सफलता प्राप्त करी अंग्रेजों ने।